हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12th एनसीईआरटी का लास्ट 16th चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़। इसके पिछले सेकंड वीडियो में मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन पूरा बता दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एयर पॉल्यूशन बताया था। अब इस थर्ड वीडियो में हम आगे पढ़ रहे हैं और वो है सॉलिड वेस्ट। तो देखिए, सॉलिड वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आ सकते हैं, घरों से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब आते हैं। और ये सभी चीज़ें आज जो है एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उभरे हैं। इनको डिस्पोज करना बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं और कैसे इनको हम मैनेज कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट रिफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन द ट्रेस। तो डस्टबिन में जो हम डालते जा रहे हैं वो सॉलिड वेस्ट है। इनमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल दोनों शामिल होते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेस, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी। ज़्यादातर अभी पिछले 1-2 सालों से तो कम से कम ये कलेक्शन चालू हो गया है हमारे देश में। लगभग सभी शहरों में गाड़ियाँ आती हैं म्युनिसिपैलिटी की और उसमें हम अपने वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं और वो लेके जाती है उसको एक किसी बड़े एरिया में, किसी बड़े लैंड में वो डंप करती हैं। तो उनमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे घरों से, ऑफिस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से निकलती हैं। हालांकि अब जो है गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि हॉस्पिटल से निकलने वाले जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं इनको वहीं पर बर्न किया जाएगा। इंसरेटर होता है, एक मशीन होती है इंसरेटर, उसमें उसको बर्न किया जाता है और बर्न करने के बाद जो बचा राख वगैरह है फिर उसको डिस्पोज किया जाता है। द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, रेदर, टेक्सटाइल एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उस सॉलिड वेस्ट में जो म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है, ऑफिस से, घरों से, सब जगहों से। बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, although it is generally not burned to completion, and open dump often serve as the breeding ground for rats and flies. जनरली अगर हम उसको जला दें तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और उसकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जल जाएंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल भी काफ़ी हद तक जल जाते हैं, कुछ कुछ जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं, तो उसकी वॉल्यूम तो कम हो जाएगी। लेकिन उससे भी एक समस्या ये पैदा होती है कि जलाते समय जो गैस निकलती है वो बहुत पॉल्यूटिंग गैस होती है, तो भी एक समस्या है। अगर नहीं जलाते हैं, उसको ऐसी ओपन लैंड में डंप कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि उसमें खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रैट वगैरह हैं, फ्लाई हैं और ये सब चीज़ें ग्रो कर जाएंगे वहाँ पर। तो फिर से ये एक बड़ी समस्या के रूप में उभरते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स वेयर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द ओपन बर्निंग डंप्स। सैनिटरी लैंडफिल क्या होते हैं? बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और उनमें इनको डंप किया जाता है और ऊपर से ढक दिया जाता है। तो इसमें अगर ऑर्गेनिक मटेरियल आपने डंप किया है तब तो धीरे धीरे सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, विशेषकर प्लास्टिक्स हैं, ई वेस्ट हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं सड़ पाते हैं और वर्षों तक रह जाते हैं। इनको जलाने की बजाय इस तरह से लैंडफिल में भरा जाता है। In a sanitary landfill, wastes are dumped in a depression or trench after compaction and covered with dirt every day. तो हर रोज गड्ढे में उसको दफनाया जाता है, आप ये कह सकते हैं। If you live in a town or city, do you know where the nearest landfill site is? आपके शहर में कहाँ पर ये डंप किया जाता है ये आपको मालूम होगा। Landfills are also not really much of solution since the amount of garbage generation especially in the metros has increased so much that these sites are getting filled too. अब बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, चूँकि जनसंख्या बढ़ गई, शहर बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है, तो फिर ये साइड भी भरते जा रहे हैं। वहाँ पर गड्ढे सब भर गए, पहाड़ टाइप के हो गए, सारे जो कचरे हैं उनका पहाड़ बन गया है कई जगहों पे, तो ये हाल हो गया है। Also there is danger of seepage of chemicals etc. from these landfills polluting the underground water resources. तो इनसे जो केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, एसिड है, बेस है, हेवी मेटल्स हैं, ये सभी जो हैं
धीरे धीरे ग्राउंड में सीपेज के द्वारा धीरे धीरे रिस करके जो है ग्राउंड वाटर में जाके मिलते हैं, फिर उसको निकाल के पीने का लिए और घरों के यूज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ये पॉल्यूशन आपके घर तक, आपके शरीर तक पहुंचता है। एनी हाउ, ए सॉल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी इन ह्यूमन बीइंग बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दिस एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है? तो इनका सॉल्यूशन तब है जब आप इनके बारे में सोचना शुरू करें, इनके बारे में आप में जो है सेंसेशन पैदा हो और आप इसके लिए कुछ प्रयास करें कि हम या तो ई वेस्ट या इस टाइप के वेस्ट कम से कम निकालें। प्लास्टिक का जो यूज़ है वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया जाए, मतलब ऐसी चीज़ों को बैन किया जाए जो नहीं सड़ता है, और सड़ने लायक जो चीज़ें हैं, जो डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, उनको प्रमोट किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो डिस्पोजल कप्स वगैरह होते थे पहले एकदम सब प्लास्टिक के बने होते थे, आजकल वो ऐसे पेपर कप्स आते हैं और वो पेपर कप जो है बायोडिग्रेडेबल हैं, तो उनसे जो है कुछ हद तक कम से कम अब ये चीज़ें कम हो रही हैं। ऑल वेस्ट दैट वी जनरेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, ए बायोडिग्रेडेबल, सेकंड रिसाइक्लेबल एंड थर्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल। रिसाइक्लेबल कौन है? जिनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक आइटम हैं, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम पिघला करके नया प्लास्टिक बना दें वापस और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल तो आप समझ रहे होंगे कि जिनको अपन डिकम्पोज कर सकते हैं, जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ना तो हम इसको रीयूज़ कर पाते हैं ना तो इसको सड़ा पाते हैं, ये प्रकृति में एज इट इज़ पड़े रहते हैं बहुत समय तक, कई सालों तक, हजारों सालों तक पड़े रहेंगे, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या के रूप में उभरे हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और नॉन साइक्लेबल है ये। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड। तो हमको सबसे पहले इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो घरों में आजकल जो है लिक्विड वाले, बायोडिग्रेडेबल वाले, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले, इनको अलग करने की प्रक्रिया चालू हुई है बड़े शहरों में, और उनको अलग अलग कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो डिग्रेडेबल हैं उनको वही पीट्स में रख करके उसको जो है वापस डिकम्पोज कर देते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन रिसाइक्लेबल हैं, उनको अब जो है कुछ दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि प्लास्टिक है जो फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उनसे रोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उसके बारे में केस स्टडी पढ़ेंगे अपन, बेंगलोर में कैसे किया गया है। व्हाट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड शुड बी सेपरेटेड आउट। आवर कबाड़ी वाला एंड रैग पिकर्स डू ए ग्रेट जॉब फॉर सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग। आप लोग देखेंगे सुबह सुबह 7, 8, 9 बजे के आसपास कुछ महिलाएं जो हैं वो ऐसे बोरा पीछे में लटकाए रहते हैं, ऐसे बैग जो है, और कुछ कुछ प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह कलेक्ट करके उसमें भरते रहते हैं कचरे से। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कचरा डंप होता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर ये लोग ले जाके कबाड़ी को बेच देते हैं और कबाड़ी वाले फिर उसको उस जगह भेजते हैं जहाँ पर ये रिसाइकल किए जाते हैं। तो इस तरह से जो रेग पिकर्स हैं, जो महिलाएं हम बात कर रहे हैं विशेषकर, वो और कबाड़ी वाले, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आप बीच बीच में देखते होंगे कि जो ठेला में आते हैं लोग, बोलते हैं कि प्लास्टिक बेचो, लोहा बेचो, पेपर बेचो, तो वो लोग भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके घर में जो पेपर होता है या प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह होते हैं, बेकार वाले लोहे के टुकड़े वगैरह, आप उनको बेच देते हो, वो कबाड़ी को जाके बेचते हैं और फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनको फिर से नए मटेरियल में बदला जाता है। तो आपके घर में जो अखबार आता है, पेपर आता है, उसके लिए हमको ज़्यादा पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो पुराने पेपर्स होते हैं उनको कलेक्ट करके ले जाते हैं, उनको रिसाइकल करके नया पेपर बन जाता है, फिर वो नया पेपर आपके घर में छप के आता है, इस टाइप का होता है। तो मतलब जैसे जितने पेपर की रोज़ ज़रूरत है, अगर उसको हम पेड़ काट के अगर छापने लग जाए तो साल 2 साल में पूरी धरती के जंगल खत्म हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो पेपर हैं वो रिसाइकल होते हैं। घरों में भी जो अखबार आता है वो, या फिर जो ऑफिसेस में जो प्रिंट पेपर्स होते हैं, प्रिंटिंग पेपर्स है ना, A4, A6 साइज़ के जो होते हैं, वो सब भी रिसाइकल होते हैं। वो पेपर भी कबाड़ी वाला खरीद के ले जाता है और उसको भी वही रिसाइकलिंग किया जाता है। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड बी लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन। तो जो सड़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे घर से आपके सब्जी भाजी के टुकड़े निकले, फल के निकले, या इस टाइप की चीज़ें निकले जो सड़ सकते हैं, तो फिर अपन उसको गड्ढे में डाल के सड़ा देते हैं। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ।
ठीक है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको फिर दूसरे तरीके से डिस्पोज किया जाता है। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज जनरेशन शुड बी ए प्राइम गोल, इंस्टीड वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। तो वही है कि हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे उनके जगह बायोडिग्रेडेबल, जैसे अभी आपने हमेशा भी पिछले एक आध 2 सालों में देखा होगा कि प्लास्टिक थैली उपलब्ध नहीं है, कृपया थैला उपयोग करें, ऐसा करके बहुत जगहों पे ऐसे बोर्ड लगा रहता है। तो ऐसे प्रयास किए जाए कि आप सब्जी लेने जाएं, जैसे पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, पहले तो लोग साइकिल ही यूज़ करते थे, साइकिल में 2-3 थैला लटकाते थे और सब्जी मार्केट जाते थे, सब्जी खरीद के थैला में भरते थे, ले आते थे। आज आप क्या करते हो कि खाली हाथ जाते हो, पॉलीथीन बैग्स में भर के लाते हो और पॉलीथीन बैग फेंक देते हो। तो हम पुराने सिस्टम को अगर अपनाते जाएं कि थैला लेके जाएं मार्केटिंग के लिए, हर चीज़ हम थैले में लेके आएँ, ना कि प्लास्टिक बैग्स में, तो आपके ये जो गार्बेज है ये काफ़ी कम होता चला जाएगा और ये प्रकृति की सुरक्षा के लिए बहुत आपका रोल रहेगा। आपने एक बड़ा रोल प्ले किया है अपनी प्रकृति की सुरक्षा के लिए। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी ईटेबल, से ए बिस्किट पैकेट, एंड स्टडी द पैकेजिंग लेयर्स, पैकेजिंग, डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज्ड। अब आप एक बिस्किट पैकेट ले रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कम से कम 2 लेयर रहता है। एक बाहर में पॉलीथीन का लेयर रहता है और अंदर में एक और प्लास्टिक टाइप का, पॉलीथीन टाइप का एक और लेयर रहता है। जनरली ऐसे 2 लेयर में बिस्किट पैकेट्स होते हैं। हालांकि आजकल जो छोटे पैकेट होते हैं तो उनको सिर्फ एक ही लेयर में रखा जाता है, पॉलीथीन में। पहले आपको याद नहीं होगा शायद, आप तो बाद के जनरेशन के, हम लोगों के समय में जो बिस्किट पैकेट आते थे वो प्लास्टिक पैकेट नहीं होते थे। वो जो लेयर होता था ऊपर का वो एक पेपर जैसा होता था, कागज़ जैसा होता था, जिसमें वैक्स का लेयर होता था। तो पेपर के ऊपर वैक्स का लेयर लगा देने से वो भी पॉलीथीन जैसा सुरक्षित हो जाता है और वो डिग्रेड भी हो जाता है। तो उस टाइप की चीज़ों को फिर से चालू करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये रूल लागू करना चाहिए कि जैसे आज से 20 साल पहले पैकेजिंग होती थी वैसे अब करिए, वैक्स का लेयर लगाइए। हालांकि थोड़ी महंगी प्रोसेस है और आजकल का कंपटीशन का ज़माना है। जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम रेट में बेचना चाहती है, कम से कम रेट में तैयार करना चाहती है, इसलिए वो इन सिस्टम्स की तरफ चले गए जो सस्ते पड़ते हैं। नोट दैट एटलीस्ट 1 लेयर इज प्लास्टिक। अब 2-3 लेयर अगर बिस्किट पैकेट में है तो 1 लेयर तो प्लास्टिक का रहता ही है, और नहीं तो एक ही लेयर रहेगा तो प्लास्टिक का ही रहेगा। वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन आवर डेली यूज प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर इन पॉली बैग्स, है ना। आप जाते हो, 2 रुपए का एक वाटर पाउच आता है, आप खरीद के पी लेते हो और वो पाउच वहीं फेंक देते हो। इसको गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए कि भाई हम पाउच नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप या तो उसको कार्टन पैक में रखिए, जैसे कि आपने दूध देखा होगा, अमूल का दूध आता है वो पैकेट में ऐसे करके कार्टन पैक में आता है ना, डिब्बे में आता है। वो डिग्रेडेबल है, चूँकि वो डिब्बा है तो पेपर है एक प्रकार से। तो इस टाइप की पैकेजिंग के लिए आप इनिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। प्लास्टिक को पूरा बंद कर देना चाहिए कि हम किसी चीज़ को प्लास्टिक में पैक नहीं करेंगे, प्लास्टिक बंद। अब आप जानिए क्या चीज़ें पैक करेंगे। 10 प्रकार के वहाँ पर तरीके हैं जिससे आप दूसरे तरीके से पैक करके आप दे सकते हो और वो डिग्रेडेबल रहेंगे, लेकिन जो सस्ता पड़ता है कंपनी उसी को यूज़ करती है। इन सिटीज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ब्रॉट पैक्ड इन ब्यूटीफुल polystyrene and plastic packaging. We pay so much and what do we do? आप लोगों ने मॉल में देखा होगा कि जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं वो भी पैकेट में मिलते हैं और कई काउंटर लगे होते हैं। काउंटर में लिखा रहता है ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। पता नहीं आप देखे तो हो नहीं कि ऑर्गेनिक है भी कि नहीं, कि इंसेक्टिसाइड डला हुआ है, क्या पता आपको, है ना। और उनमें आप देखना कि वो जो है बढ़िया बढ़िया पैकेट्स में रहते हैं, वो भी पॉलीथीन पैकेट में रहते हैं। पहले में आप थैला भर के लाते थे, अब वो पैकेट खरीद के ला रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा वो पॉलीथीन। कंट्रीब्यूट हैविली टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और यही जो है काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो अब जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि आप इतने से पतला पॉलीथीन शीट यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कि 70 GSM या उससे कम का या ज़्यादा का इसको यूज़ करना है, ऐसे कुछ नियम बना रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप नियम सीधा बना दीजिए कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते प्लास्टिक, बस ख़त्म बात। आप जैसा करना हो आप जानिए, तो 10 प्रकार के तरीके निकल जाएंगे। वी कैन डू आवर बिट बाय
कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर कैरी बैग व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। तो आप अपने गाड़ी में लटकाइए थैला और लेके जाइए सब्जी खरीदने, फ्रूट्स खरीदने। तो आपने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है कि आपने पॉलीथीन यूज़ नहीं किया और धरती को बचाने में आपने एक बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आप भी रोल मॉडल बनोगे, है ना। अगर आप किसी बड़े घर के हो और अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे छोटे घर के लोग निश्चित आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं, पैसे वाले जो लोग करते हैं, वो फैशन बन जाता है और वो छोटे लोग उसको जरूर फॉलो करते हैं। तो आप थैला लेके जाइए तो लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी लोग आपको फॉलो करेंगे। पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादातर ये सब चीज़ों को करते हैं। जो अनपढ़ गंवार है बेचारा तो थैला लेके ही जाता है, लेकिन पढ़े लिखे जो है ऑफिसर ग्रेड के, वो दिखेंगे कि वो पॉलीथीन बैग में लेके आ रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, आप अपना रोल प्ले करिए कि आप धरती को बचाने में सीरियस हैं। हॉस्पिटल्स जनरेट हैजार्डियस वेस्ट दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंड आल्सो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हॉस्पिटल से जो निकलता है वो कहलाता है बायोमेडिकल वेस्ट, जैसा मैंने अभी चर्चा किया था। क्योंकि हॉस्पिटल में तरह तरह के बीमार लोग आते हैं, तरह तरह की उनके ऊपर इन्फेक्शन होते हैं। अब उनसे जो निकले हुए हैं कॉटन है या इस टाइप के नहलाए हुए पानी है या उनका जो फीकस है, उनका यूरिन है ना, अब इनको कहाँ डिस्पोज करें। तो उनके लिए डिस्पोजल का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है हॉस्पिटल्स के लिए। उनके रूल्स हैं कि आप बायोमेडिकल वेस्ट को आप ओपनली नहीं फेंक सकते, आप उसको इंसिनरेटर में जलाइए और जलाने के बाद आप उसको जो है राख जो बचता है उसको आप फेंकिए। तो इस टाइप के नियम बनाए गए हैं, लेकिन कोई नियम का कोई पालन नहीं करता है ना। आते हैं गवर्नमेंट के लोग, चेक करते हैं और जो गड़बड़ी पाते हैं तो अब क्या होता है उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि वो क्या एक्शन लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं और क्यों नहीं लेते हैं, ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। सच वेस्ट आर रिक्वायर्ड केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो जैसा मैंने कहा वैसा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए द यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो अभी मैंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया था इंसिनरेटर। अब ये क्या चीज़ है मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है, बड़ी सी मशीन होती है, छोटी बड़ी कई प्रकार की आती है। आप इसमें जो भी चीज़ डालोगे वो जल जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर में उसके अंदर इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस होती है और वो किसी भी चीज़ को जलाने में सक्षम है। तो जनरली इस टाइप की चीज़ें जो है एक तो हॉस्पिटल में लगी होती हैं और आजकल इसको स्कूल कॉलेजेस में भी लगाया जाता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके यूज़ के लिए जो सैनिटरी पैड्स होती हैं, उसके सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन लगी होती है। उसमें 2 रुपये 5 रुपये एक फिक्स रेट होता है। उसको डालने से उनके सैनिटरी पैड्स निकल आते हैं जो लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज़ करते हैं। अब जो यूज़ किया हुआ सैनिटरी पैड है उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए बाजू में एक और मशीन लगी होती है, उसको कहते हैं इंसिनरेटर। उसमें जैसे ही डालते हैं फुर्र से अंदर में वो आग लग जाती है उसमें और वो जल के ख़त्म। तो ये चीज़ें जो है अब स्कूल कॉलेजेस में भी सैनिटरी पैड डिस्पेंसर के साथ लगी होती है और जो है हॉस्पिटल्स में लगी होती हैं। इस टाइप की जगहों में जहाँ पर बड़ा ऑफिस है वहाँ पर भी इस चीज़ को लगाई जाती है। जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं या लड़कियाँ काम करती हैं तो वहाँ पर भी इस चीज़ को लगाने की अब परंपरा चालू हो गई है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लिए भी अब इनिशिएट करना चालू कर दिया है। इरिपेरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। आज जो है शहरों से हजारों की संख्या में कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं पुराने, है ना, रेडियो हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, ये तो अब पुरानी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें निकलती हैं जो अब काम के नहीं रह गए हैं, रिपेयर नहीं हो सकते हैं, इनको उठा के लोग फेंक देते हैं कचरे में। तो लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, तो इसके लिए कंपनीज जो है क्या कर रही हैं आजकल, ई वेस्ट डिस्पोजल की सिस्टम निकाली है। जैसे सैमसंग कंपनी है हमारी जो मोबाइल बनाती है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, शायद आपके पास भी रहा हो या है। तो उसने इसके लिए एक इनिशिएट किया है कि आप मोबाइल फ़ोन जो ख़राब हुए हैं आपके पास उसको मत फेंकिए, आप उसको हमको दीजिए, हम उसको इकोलॉजिकली जो भी फ्रेंडली होगा उस तरीके से हम उसको डिस्पोज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग कि उसको खोलते हैं, उसके जो जो पार्ट्स रीयूजेबल होते हैं उसको रीयूज में डालते हैं और जो रीयूजेबल नहीं है और जो सॉलिड मटेरियल है, मेटल वगैरह है, मेटल वगैरह तो रीयूज हो ही जाते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह हैं तो उसको रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ दूसरे मटेरियल बनाने में काम आ जाए। तो एक मोबाइल फ़ोन जो आप फेंकने वाले थे उसके लगभग हर पार्ट्स को कंपनी जो है रीयूज़ करेगी।
अब आप सोचेंगे इससे कंपनी को तो फायदा है, रीयूज़ कर रहे हैं। तो भैया रीयूज़ करने के लिए उसको जो कलेक्शन करके लेके जाना और उसको प्रोसेसिंग करना, उसमें जो खर्च आता है वो खर्च भी ले दे के उसकी रिसाइकलिंग में निकल पाता है। लेकिन चलो कम से कम इस टाइप की कंपनीज ने अपना काम शुरू किया है। अगर ये इस तरह से हर कंपनी करने लग जाए तो हमारी ये समस्या जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ई वेस्ट को जनरली हम क्या करते थे, ई वेस्ट आर बरीड इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड, या तो उसको दफना दिया जाता था या जलाया जाता था। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली टू चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, where metals like copper, iron, silicon, nickel, gold are recovered during the recycling process। ये देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ से डेवलपिंग कंट्री तक आते हैं। यहाँ जो है चूँकि लेबर सस्ता है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो यहाँ लोगों को लगाया जाता है, उसको खोल खाल करके पूरा उसको अलग अलग करके जो चीज़ें यूज़ के लायक है। आपको बता दें कि आप जो मोबाइल फ़ोन रखे हो उसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड भी है जो बहुत महंगा है, आप जानते हैं। इसको निकाला जाता है, इन चीज़ों को भी निकाला जाता है जो हमने अभी लिस्ट पढ़ा, और इन सबको रीयूज़ किया जाता है। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव स्पेसिफिकली बिल्ट फैसिलिटीज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, recycling in the developing countries often involves manual participation that exposing workers to toxic substances present in the e-waste। अब जो है डेवलपिंग कंट्री क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोगों को लगा देते हैं, खोल के उसको अलग अलग कर करके उसको रिसाइकल करेंगे, लेकिन इससे क्या होता है वो उनके कांटेक्ट में आते हैं। अब मान लो वो लेड है, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, देखिए ना, लेड है, निकिल है ना, मरकरी है। अगर इन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो जहर का काम करते हैं उनके लिए, और वो तरह तरह की बीमारियों से शिकार हो सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं इसके लिए भी कि अगर ऐसे काम में वो लगे हुए जहाँ पर ये चीज़ें निकल रही हैं तो उनको प्रोटेक्टिव शूट्स दिए जाते हैं, उनको पहन करके वो करते हैं तो काफ़ी हद तक बचे भी रहते हैं उससे। तो सब चीज़ों का यहाँ पर इलाज है, सब चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस आप करना चाहो। रिसाइकलिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। तो जैसा मैंने अभी चर्चा की आपसे, इस तरह से ई वेस्ट को हम डिस्पोज कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। एक केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो जनरली हम देखते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को फेंक देते हैं, है ना, वो कलेक्ट होके जाते हैं, पता नहीं रिसाइकल करेगा नहीं करेगा। तो एक शहर यहाँ पर बेंगलोर, उसमें उससे रोड्स बनाने की प्रक्रिया चालू हुई। अब इसमें कैसे कैसे काम हुआ इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ए प्लास्टिक शैक मैन्युफैक्चर इन बेंगलोर हैज मैनेज्ड टू फाइंड द आइडियल सॉल्यूशन टू एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो बेंगलोर में प्लास्टिक के बोरियां बनाने वाला, सैक्स मतलब बोरियां, ठीक है, प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बोरियां बनाने वाले ने इस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला कि ये प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है, हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिसाइकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर एक अहमद खान, ठीक है, जो 57 ईयर्स के थे, अभी थोड़ा ये बात तो काफ़ी पहले की है, मेरे हिसाब से 4-5 साल पहले की बात है। तो इन्होंने क्या किया, हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक्स फॉर 20 ईयर्स, ये 20 साल से प्लास्टिक की बोरियां बनाते रहे। ये 8 साल पहले सोचे कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके लिए रोड बनाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, इसकी टेक्निक इन्होंने डेवलप की। इसको बिटुमीन, जो कि एक प्रकार का कोल तार है, उसके साथ इसको मिक्स करना शुरू किया। देखिए कैसे किया। ही रियलाइज दैट प्लास्टिक वेस्ट वॉज रियल प्रॉब्लम। पॉलीब्लेंड, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक वॉज डेवलप्ड देन बाय दिस कंपनी, हिज कंपनी। अब ये पॉलीब्लेंड क्या है, देखिए। पॉलीब्लेंड में प्लास्टिक को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, तोड़ते हैं उसको, और उसकी पाउडर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पॉलीब्लेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और मिलाई जाती हैं जो उसको बिटुमीन के साथ मिलाने के लिए उसको मिक्सेबल बना देता है। ऐसे कुछ चीज़ें मिला दी जाती हैं इसमें। अब एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है क्या करता है वो, क्योंकि पेटेंटेड है उसका। दिस मिक्सचर इज मिक्सड विद द बिटुमीन दैट इज यूज्ड टू ले रोड्स। बिटुमीन कोल तार होता है, आप देखें डामर, उसके साथ मिला दिया गया।
In collaboration with RV College of Engineering and the Bangalore City Corporation, Ahmad Khan proved that blend of polyblend and bitumen when used to road enhance the bitumen's water repellent properties and help to increase road life by the factors of 3. देखिए, जब हम रोड बनाते हैं उसमें डामर लगाते हैं, सब दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन उस रोड की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर उसमें पानी रिस के अंदर चला जाता है तो रोड बहुत जल्दी टूट फूट जाती है और गड्ढे हो जाते हैं। इसीलिए जनरली आप देखे होंगे कि बारिश के समय रोड जल्दी खराब होते हैं, है ना। लेकिन जब उसमें इस पॉलीब्लेंड को मिला करके रोड बनाई गई तो ये तो प्लास्टिक है एक प्रकार से, जो पानी में नहीं भीगेगी, तो ये बढ़िया से वाटर रिपेलेंट रोड बन गई और उसके कारण से बारिश के समय भी अब ये रोड खराब होनी बंद हो गई। इस रोड की मिनिमम एज जो है कम से कम 10 साल है और उसके बाद ही इसमें छोटी मोटी टूट फूट हो सकती है और इसको ठीक से मेंटेन किया जाए तो 40-50 सालों तक तो इस रोड को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी, ऐसा है, पड़ती है नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये बनी है ना पिछले 10-12 सालों में, है ना, तो 3 गुना ज़्यादा इसकी लाइफ बढ़ गई। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। ये देखिए, तो इसके लिए जो पॉलीब्लेंड की टुकड़े इन्होंने जो पाउडर बनाए उसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हो जो पॉलीथीन वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ Rs.40 per kg that rake pickers had been getting for plastic waste, Khan now offers Rs.6, ठीक है। तो जो पॉलीथीन वगैरह उठा करके बोरियों भर के लेके जाते हैं, मैंने अभी चर्चा किया था, कुछ जो महिलाएं वगैरह होती हैं उनको ये कीमत मिलती थी इसकी 40 पैसे पर किलो, पहले जो कीमत मिलती थी। लेकिन अहमद खान ने जो ये काम शुरू किया उसके बाद वो 6 रुपये पर किलो उनको मिलने लग गया। अब सोचिए कि एक गरीब महिला बेचारी जो दिन भर घूम घूम करके कलेक्ट कर रही है, जो पहले 40 पैसे पर किलो पा रही थी, अब वो 6 रुपये पर किलो पाएगी, तो सोचिए कि उसके जीवन यापन के लिए कितना अच्छा हो सकता है और साथ में जो रोड बन रहा है वो कितना टिकाऊ होगा। तो इस टाइप के जो इनिशिएशंस है ना, ये बड़े रोल प्ले करते हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। अहमद खान समझ सकते हैं कि ये रोल मॉडल बने हमारे लिए, जैसे अब्दुल कलाम जी हमारे रोल मॉडल हैं, इनसे सीखने चाहिए लोगों को कि ये जो है रोल मॉडल बनते हैं, ठीक है। तो इनसे लोगों को सबक लेनी चाहिए कि कैसे हम देश के लिए काम कर सकते हैं। यूजिंग खान्स टेक्निक बाय द ईयर 2002, ये देखिए 2002 की बात कर रहा है, आज से 18 साल पहले काम शुरू हुआ है। मोर देन 40 किलोमीटर्स ऑफ रोड इन बैंगलोर हैज ऑलरेडी बीन लेड। 2002 तक 40 किलोमीटर बन चुकी थी, अब तो सैकड़ों किलोमीटर बन चुके होंगे। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द बैंगलोर टू प्रोड्यूस पॉलीब्लेंड। तो अहमद खान अगर इस तरह से काम करते रहे या उनकी कंपनी या और भी कंपनी, तो बेंगलोर में प्लास्टिक के जो वेस्ट हैं वो अब कम होने लग जाएंगे, वो उनकी इतनी खपत हो जाएगी कि वो कम पड़ने लग जाएंगे कि मतलब खोज के लाओ कहाँ से है, ऐसा हो जाएगा। थैंक्स टू इनोवेशन लाइक पॉलीब्लेंड वी माइट स्टिल अवॉइड बीइंग स्मूदर्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। तो सलाम है ऐसे लोगों को, सैल्यूट है ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ किया और अपनी कौम के लिए भी इन्होंने नाम रोशन करने का काम किया। इसलिए आप अपने कौम के लिए इस तरह से काम कर सकते हो कि बदनाम होने की बजाय लोग उनको सैल्यूट करें। आज अब्दुल कलाम को लोग सैल्यूट करते हैं, अहमद खान को जो जानते हैं उनको सैल्यूट करते हैं, तो आप इस तरह के लोग बनिए कि लोग आपको सैल्यूट करें, ठीक है। ये आपकी कौम के लिए है, ठीक है। अब जो है हम आगे की क्लास में इसको ख़त्म करेंगे और अभी फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना। अगले क्लास में हम ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है ना, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, एग्रोकेमिकल वेस्ट हैं इनको पढ़ेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इनके सब हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम इस क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया था कि बहुत जल्दी मैं आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश 2 अलग अलग चैनल के द्वारा। पहले मैं हिंदी में ही शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हिंदी में मटेरियल नहीं है इंटरनेट में, तो आप कृपया हिंदी में पढ़ाइए। तो मैं फ्यूचर में आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी बायोलॉजी फिर से हिंदी में भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी लिखा हुआ रहेगा पूरा, मेरे पास सारा मटेरियल है तैयार, बस समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। आप देखेंगे लगातार मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाता है तो मैं भी काफ़ी व्यस्त हो जाता हूँ। 12 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी हो जाती है मेरी, 14 घंटे की।
तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अधिक से अधिक मटेरियल अवेलेबल करा दूँ। अभी तो मैं आपको फिलहाल केमिस्ट्री में मैं हिंदी मीडियम में आपको टॉपिक 1 से अवेलेबल कराऊंगा नेक्स्ट 1-2 दिनों के बाद। ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना, अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।